नमस्कार साथियों, गरजते बादल चैनल में आपका स्वागत है। काव्य शास्त्र के भाग में हम आज काव्य दोष के बारे में पढ़ेंगे। काव्य दोष के बारे में अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं। उन मतों के अनुरूप आज हम देखते हैं कि महाकवि तुलसीदास जो हैं उनके अनुसार संपूर्ण चराचर जगत, चर और अचर, चलायमान और अचलायमान जगत संसार गुण दोषमय है। मतलब सारा संसार जो है वो गुण और दोष से युक्त है, गुण भी हैं और दोष भी हैं। अर्थात प्रकृति या सृष्टि की रचना में गुण एवं दोष दोनों ही हैं। प्रकृति की रचना में गुण और दोष दोनों ही माने हैं, किंतु महाकाव्य रचना में निर्दोषता पर बल दिया जाता है कि महाकाव्य रचना जब की जाए तो उसमें कोई दोष नहीं होना चाहिए। अर्थात कवि को रचना जब भी कवि कोई रचना करे, कवि को रचना में दोषों से बचना चाहिए। कवि कोई भी रचना करे तो उसमें दोष नहीं होने चाहिए। अग्नि पुराण आप सब जानते हैं, पुराणों की संख्या 18 है और वेद 4 हैं। तो अग्नि पुराण के रचयिता ने कविता को जो था कविता के बारे में कहा कि निर्दोषः दोष वर्जितम, कह करके दोषों से बचने की आवश्यकता उन्होंने अपने इस काव्य में, महाकाव्य में बताई है, पुराण में बताई है। अब बात करते हैं काव्य दोष की परिभाषा के बारे में। तो काव्य दोष उन बातों को कहते हैं जो काव्य रस के आस्वादन, मतलब आनंद में, अर्थात काव्य का आनंद लेने में बाधा पहुंचाते हैं, माने परेशानी खड़ी करते हैं, आनंदपूर्ण न आने में कोई न कोई विघ्न पैदा करते हैं, वे काव्य दोष कहलाते हैं। जो काव्य के रस की हानि करते हैं, जिस प्रकार अच्छे भोजन में अगर कोई कंकड़ आ जाए, अगर अच्छा भोजन आपके लिए, हमारे लिए बनाया गया और हम वो कर रहे हैं और भोजन करते समय अगर कोई कंकड़ आ जाता है तो ये जो है काव्य दोष है। तो भोजन में व्याप्त आनंद को समाप्त या नष्ट कर देता है। काव्य के समस्त जो है, हम दोषों के बारे में चर्चा करें तो काव्य के समस्त प्रकार के दोषों को काव्य शास्त्रियों ने 3 भागों में विभाजित किया है। उनमें से हम कहेंगे शब्द दोष, उनको पद दोष भी कहा जाता है। शब्द दोष या पद दोष, वाक्य दोष या रस दोष, अर्थ दोष, ये 3 प्रकार के शब्द वाक्य और अर्थ, ये 3 प्रकार के दोष जो हैं वो काव्य में हमें मिलते हैं। आइए अब इन पर एक एक पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले शब्द दोष के बारे में चर्चा करेंगे। तो शब्द दोष क्या है? तो शब्द दोष के बारे में देखिए, वह दोष जो किसी शब्द में हो और शब्द को थोड़ा सा भी बदल देने या उसका पर्याय शब्द, पर्यायवाची शब्द, पर्याय शब्द से बदल देने मात्र से यह शब्द या पद दोष दूर हो जाता हो। अगर उसका कोई पर्यायवाची रख दिया जाए तो शब्द दोष दूर हो जाए, तो ऐसे को हम शब्द दोष या पद दोष कहेंगे या कहा जाता है। जब किसी काव्य में व्याकरण संबंधी कोई त्रुटि पाई जाती है तो वहाँ शब्द दोष या पद दोष ही माना जाता है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है यहाँ कि जब किसी काव्य में व्याकरण संबंधी अगर कोई त्रुटि पाई जाती है तो शब्द दोष कहा जाता है। जैसे हम देखेंगे, आपसी सौजन्यता देखी न जाती है कहीं। अब सौजन्यता नहीं होना चाहिए, इसकी जगह सौजन्य होना चाहिए। आपसी सौजन्य देखी न जाती कहीं। इसका ठीक दूसरा उदाहरण भी इसी रूप में, खिले फूल सब गिरा दिए। अब ये बहुवचन है और ये एक वचन है। तो फूल है तो क्या आना चाहिए? खिले फूल सब गिरा दिया, नहीं दिए, दिया नहीं दिए। तो बहुवचन के साथ उसकी क्रिया किसकी आनी चाहिए? बहुवचन की। तो इस प्रकार के दोष हैं वो शब्द दोष के अंतर्गत गिने जाते हैं। दूसरा हमारा है वाक्य दोष। तो वाक्य दोष में इसकी परिभाषा, इसका विश्लेषण करते हैं। जो दोष काव्य के अनेक शब्दों में, जब वाक्य है तो एक से अधिक शब्द होंगे ही, तो अनेक शब्दों में या वाक्य रचना में हो, वाक्य रचना में या अनेक शब्दों में हो। प्रथम प्रकार का वाक्य दोष दूषित शब्दों को बदल देने से और द्वितीय प्रकार का वाक्य दोष वाक्य रचना को बदल देने से अगर दूर हो जाता है तो ऐसा जो है वो वाक्य दोष कहलाता है। इसको थोड़ा और सरल तरीके से देखते हैं। जब किसी वाक्य में क्रम भंग संबंधी कोई त्रुटि पाई जाती है तो वहाँ वाक्य दोष या रस दोष माना जाता है। त्रुटि हम देखें कि कर्म भंग कहीं मिल जाता आगे, माने जैसे हम हिंदी में देखते हैं कि सबसे पहले कर्ता, फिर कर्म और फिर क्रिया। अगर इनके अलावा अगर कोई कर्म भंग किया हुआ तो वहाँ पर वाक्य दोष पाया जाएगा। उदाहरण के तौर पर देखते हैं कि गाय को काट कर घास खिला दो। अब देखो यहाँ पर वही दोष है, वाक्य दोष, क्रम भंग है। गाय को काट कर घास खिला दो, गाय को घास काट कर खिला दो, घास पहले आएगा, घास काट कर खिला दो, क्योंकि आप जानते हैं गाय, कर्ता, कर्म, क्रिया। तो क्या दिया, यहाँ उल्टा हुआ है, गाय को काट कर। ऐसा लगता है जैसे गाय को पहले काटना है और घास
बाद में खिलाने, जबकि होना क्या चाहिए था, गाय को घास काट कर खिला दो। आगे है दूसरे, बच्चे को प्लेट में रख करके खाना खिला दो। तो ये उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक इस प्रकार से समझ भी सकते हैं कि खाना कहाँ आना चाहिए था, बच्चे को प्लेट में रख करके, बच्चे को नहीं, खाने को प्लेट में रख करके बच्चे को खिला दो। उम्मीद करता हूँ आपको काव्य का दूसरा दोष भी समझ में आया होगा। तीसरे प्रकार का दोष है वह है अर्थ दोष। तो अर्थ दोष के बारे में देखते हैं। जो दोष अर्थ से संबंध रखता हो, अर्थ दोष शब्द या शब्दों के पर्याय शब्द में बदल देने पर भी बना रहता है। एक बार पुनः इसको देखेंगे। जो दोष अर्थ से संबंध रखता हो, अर्थ दोष है तो अर्थ से संबंध, अर्थ दोष शब्द या शब्दों के पर्याय शब्द में बदल देने पर भी बना रहे तो भी वही। जैसे देखा क्या है, दृश्य बड़ा था, चारु मंजू सुंदर मनोहर, माने सब एक ही शब्द के पर्याय, एक ही है। विशेष रूप से हम देखेंगे, इसमें विशेष दिया है। विशेष रूप से क्या है इसमें, इन दोषों के अतिरिक्त रस दोष जो हैं और अलंकार दोष भी माने जाते हैं। इन शब्द दोषों के अतिरिक्त, इन शब्द दोषों या अर्थ दोषों या वाक्य दोषों के अतिरिक्त, इन दोषों के अतिरिक्त रस दोष और अलंकार दोष, रस दोष और अलंकार दोष भी माने जाते हैं। वस्तुतः ये दोनों दोष उपयुक्त दोषों के अंतर्गत आ चुके हैं। कुछ विद्वान इनको अलग मानते हैं, जबकि अधिकांशतः सारे इसी में आ चुके हैं। अब नंबर 1 पर हम देखेंगे प्रमुख काव्य दोष कौन कौन से होते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले च्युत संस्कृति दोष। और इसको जो है हम यूँ कह सकते हैं, इसमें जो संस्कृति शब्द आया, संस्कृति का अर्थ होता है कि व्याकरण से संबंधित अगर दोष कहीं पाया जाता है तो वहाँ पर यही दोष हमें मिलेगा। अब एक बार इसकी परिभाषा देखते हैं। जब व्याकरण विरुद्ध, व्याकरण की दृष्टि से दूषित हो, तो दूषित या शब्द या शब्दों का प्रयोग किया जाए, वहाँ च्युत संस्कृति दोष पाया जाता है। अब एक बार देखिए, व्याकरण से संबंधित अगर कोई दोष होगा तो वहाँ पर यही दोष हमें मिलेगा। उदाहरण के तौर पर देखते हैं, राजे विराजे मख भूमि में थे। अब राजे के स्थान पर यहाँ राजा होना चाहिए था, यहाँ राजा होना चाहिए था, तो ये व्याकरण सम्मत दोष है, इसलिए इस प्रकार का दोष हमें यहाँ दिखाई देगा। उमड़ते पड़ते सरवृंद थे। अब यहाँ पर इस वाक्य में भी ठीक यही दोष हमें मिलेगा। क्या है, उमड़ते पड़ते थे जो शब्द दिया, इसके स्थान पर उमड़ पड़ते थे आना चाहिए था, उमड़ पड़ते थे सरवृंद थे। तो मतलब यहाँ आया कि ये दोष जो है वो व्याकरण संबंधित दोष होगा। एक बार इसकी एक और सरल परिभाषा के रूप में देखते हैं। जब कोई शब्द व्याकरण के नियमों के विरुद्ध प्रयुक्त होता है, माने जब व्याकरण का नियम है कि कर्ता एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन, कर्ता बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन, कर्ता अगर स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग की, तो ये जो व्याकरण सम्मत दोष हैं इनके बारे में चर्चा करें। जब कोई शब्द व्याकरण के नियमों के विरुद्ध प्रयुक्त होता है तब भाषा के संस्कार से गिर जाने या च्युत हो जाने के कारण वहाँ च्युत संस्कृति दोष पाया जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको काव्य का ये पहला दोष, व्याकरण सम्मत जो दोष था, वो समझ में आया होगा। अगला देखते हैं, श्रुति कटुत्व दोष। तो श्रुति कटुत्व दोष में क्या है उसको देखते हैं कि श्रुति कटुत्व दोष है, इसको दुश्रत्व दोष भी कहा जाता है। देखते हैं, जब कानों को उद्वेगजनक या परुष, परुष का मतलब होता है कठोर वर्णों वाले शब्द या शब्दों का प्रयोग हो, जब काव्य में परुष या कठोर, अब परुष वर्ण कौन से होते हैं वो आगे चल करके देखते हैं। क्या कह रहे हैं कि परुष या कठोर वर्णों वाले शब्द या शब्दों का प्रयोग हो, मूर्धन्य वर्ण या संयुक्त, सामान्यतः कठोर एवं श्रुति कटुत्व होते हैं। तो बात आ गई कौन से वर्णों की जो प्रत्याज्य हैं, कठोर और श्रुति कटुत्व है। अब दूसरी बात क्या है कि यहाँ पर बता रहा है कि मूर्धन्य वर्ण, जब वर्ण का हमने वीडियो डाला था उसमें इन सभी जो है सभी प्रकार के वर्णों का क्रमबद्ध तरीके से, बड़े ही अच्छे तरीके से उस वीडियो को डाला, तो आप वर्ण वाला वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ देखिएगा मूर्धन्य वर्ण कौन से हैं, तो मूर्धन्य में हमने देखा था कौन कौन से हैं, ट, ठ, ड, ढ, अण, ये मूर्धन्य। और संयुक्त वर्ण में आप जानते हैं क्ष, त्र, जय, इसका उच्चारण होता है। जब इसके अलावा भी हम यूँ भी कह सकते हैं डबल च, डबल प, द्वय, है नहीं, आए आधे आधे करके आ रहे हैं, द्वय, ये द्वय, इस तरह के जो शब्द हैं इनको भी हम संयुक्त वर्ण के रूप में यहाँ ले रहे हैं। तो देखेंगे कि श्रुति जो शब्द यहाँ आया है, श्रुति शब्द का अर्थ है सुनना, श्रुति का मतलब है सुनना, एवं कटुत्व का अर्थ है कड़वा।
तो कड़वा सुनना, कड़वा सुनना अर्थात जो सुनने में कड़वे लगे, वे कठोर प्रतीत हों। सुनने में कड़वे लगे या कठोर प्रतीत हों, ऐसे वर्ण जो परुष वर्ण कहलाते हैं, और ये वर्ण है मूर्धन्य वर्ण और संयुक्त वर्ण। आगे इसका एक उदाहरण देखते हैं। जैसे इनमें देखेंगे कि जो था अपना मूर्धन्य वर्णों का ही सबसे अधिक प्रयोग किया गया। जैसे लटकी लटकी लटकतु चलतु डटतु मुकुट की छाह। अब यहाँ ट ट और उसके बाद में देखा आपने ड ट, तो इस तरह के जो वर्णों का जहाँ ज़्यादा प्रयोग हो रहा है तो ये सुनने में अजीब से लगते हैं। लटकी लटकी लटकतु चलत डटतु मुकुट की छाह, चटक भरियो नट मिली गयो अटक भटक बट माह। तो मतलब क्या है कि सुनने में जो कड़वे लगें तो वो होंगे अपने श्रुति कटुत्व दोष। अगला तीसरा जो दोष है हमारा वो ग्रामत्व दोष है। तो जैसा कि इन दोषों में आप नाम से ही जाहिर कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ग्रामत्व मतलब ग्रामीण शब्दों का दोष यहाँ मिलेगा। तो एक बार इसको देखते हैं। साहित्य या काव्य में प्रायः जो थे साहित्यिक शब्दों का ही प्रयोग होता है। ये बात है कि जो काव्य हम लिखते हैं उसमें साहित्यिक शब्दों का ही प्रयोग किया जाना चाहिए, परंतु जब कवि या कोई लेखक के द्वारा काव्य में भी ग्रामीण बोलचाल के शब्दों का प्रयोग कर दिया जाए, गांव के शब्दों का प्रयोग कर दिया जाए, तो वहाँ पर इस प्रकार का दोष अर्थात ग्रामत्व दोष माना जाएगा। एक और इसको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से देख लेते हैं। क्या है, जब सभ्य समाज मतलब पढ़ा लिखा समाज, कवि समाज, उत्तम श्रेणी का समाज, आप जैसे विदूषक या विदुषी जैसे लोगों का समाज जो है उसके बारे में चर्चा करें। जब सभ्य समाज में प्रयुक्त न होने वाले असंस्कृति सूचक शब्द या गंवारू शब्द या शब्दों का प्रयोग किया जाए या जाता, जब शब्द गंवारू न होने पर भी वाक्य का भाव गंवारू हो, तो इस प्रकार का जो शब्द दोष, वाक्य दोष होगा वो ग्रामत्व होगा। तो मैं मेरे सभी सब्सक्राइबर्स, मेरे साथियों और मेरे सुनने और पढ़ने वाले सभी साथियों से आग्रह अनुनय विनय करूँगा कि आप कभी भी कोई भी कहीं भी किसी प्रकार का भी कोई भी इस प्रकार का शब्द प्रयोग में ना लाएं जिससे आपके द्वारा बोलने से किसी दूसरे आदमी का कलेजा दर्द करे, क्योंकि आप हमेशा दूसरों से इज्जत चाहते हैं तो आप भी उसको इज्जत दें, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। और मेरे सभी जो देखने वाले विदूषक और विदुषी मित्रों से मैं अनुनय करूंगा कि कभी भी किसी को गलत मत बोले, क्योंकि संसार में बहुत कम समय के लिए हम आते हैं और जो है उस कम समय में भी हमें लोगों के मन को जीतने का प्रयास करना चाहिए, किसी के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। आगे देखते हैं, क्योंकि जिस उद्देश्य से आपने मुझे लगाया है या मैं जिस उद्देश्य से आपके लिए लगाऊं उसका मतलब केवल एक है कि अनावश्यक कोई चर्चा न करते हुए केवल पाठ्यक्रम तक सीमित रहें। और मैं प्रयास कर रहा हूं पिछले 50 वीडियो में, और आगे उम्मीद करता हूं किसी प्रकार का प्रयास करता रहूँगा। आप मेरे साथ बने रहिए, धन्यवाद। देखेंगे क्या कहा, जब सभ्य समाज में प्रयुक्त न होने वाले असंस्कृति सूचक या गंवारू शब्द या शब्दों का प्रयोग किया जाए, या जब शब्द गंवारू न होने पर भी वाक्य का भाव गंवारू हो, तो वहाँ पर ग्रामत्व दोष पाया जाएगा। जैसे मूंड पे मुकुट धरे सोहत गोपाल, ये शब्द मूंड जो है ग्रामीण शब्द है। मूंड की जगह अगर हम जो मुख कर देते, मुंह कर देते, शीश कर देते तो कितना अच्छा रहा, शीश पे मुकुट धरे, तो यहाँ पर इस शब्द के कारण से जो है ये ग्रामत्व दोष मिला। टूटी खाट पर टपकत टटिया टूटी, अब टूटी खाट पर टपकत टटिया टूटी ग्रामीण शब्द है, टूटी खाट टपकत टटिया टूटी ग्रामीण शब्दों का प्रयोग इसमें किया गया। और क्लिष्टत्व जो है, टूटी खाट पर टटिया टपकत टटिया टूटी, और अगले वाले में पड़े खटोले पे सूत रे नींद ना आई रात, मतलब कड़े खटोला भी ग्रामीण है, सूत भी शब्द सही नहीं है। तो इस प्रकार के जो ग्रामीण शब्दों का जहाँ प्रयोग मिलेगा वहाँ ग्रामत्व दोष पाया जाएगा। अगला है क्लिष्टत्व दोष। क्लिष्टत्व दोष में मतलब क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग, कठिन शब्दों का प्रयोग जहाँ किया जाता है वहाँ क्लिष्टत्व दोष पाया जाता है। देखते हैं, जब किसी काव्य का अर्थ सहज ही समझ में नहीं आता, सहज मतलब सामान्य तरीके से समझ में नहीं आता, अपितु बड़ी कठिनाई से उसका अर्थ ज्ञात किया जाता है, वहाँ क्लिष्टत्व दोष माना जाता है। अर्थात जब किसी वाक्य में अनेक शब्दों को आपस में मिलाने के बाद अर्थात एक दूसरे से जोड़ करके कोई अर्थ प्रकट होता है, वहाँ क्लिष्टत्व दोष पाया जाता है। मानी सीधा अर्थ न होकर के अर्थ बड़ा कठिन गंभीर और एक के बाद एक शब्दों को मिला देने के बाद उसका अर्थ निकल करके आए, तब जाकर के ऐसे काव्य में जो क्लिष्टत्व दोष पाया जाता है। जब किसी काव्य पद का अर्थ सहज समझ में न आए, अर्थ समझने के लिए बहुत माथापच्ची करनी पड़े, वहाँ क्लिष्टत्व दोष मिलेगा। अब उदाहरण के तौर पर देखते हैं हम,
क्या करें, अजा सहेली ता सुरूपी ता जननी भरतार ता के सूत के मित्र को भज बारंबार। क्या करें, देखो अजा मतलब होता है बकरी, बकरी की सहेली मतलब भेड़, ता सुरूपी भेड़ का शत्रु मतलब एक भरभूटिया घास होता है, तो जो है उसके ऊपर बहुत सारे इस तरह के होते हैं, वो भेड़ के ऊन में चिपक जाते हैं, शरीर पर चिपक जाते हैं तो उतरते नहीं। ता जननी मनी उसको पैदा करने वाली मनी धरती, धरती के पति मनी इंद्र, इंद्र के सुत मनी अर्जुन के मित्र को, अर्जुन का मित्र मनी श्री कृष्ण के मित्र को भज तू बारंबार करे। कि यहाँ सिर्फ एक ही बात आई, भगवान श्री कृष्ण के भजने की बात आई है, लेकिन यहाँ दिखाई नहीं देता, एक शब्द को दूसरे से जोड़ने पर ही अर्थ हमें दिखाई देता है। आगे कहते हैं 4 मिले 64 खिले 20 रहे कर जोड़, सज्जन से सज्जन मिले हर्षित 30 करोड़। मतलब क्या है, यहाँ पर 4 मिले माने चारों चीज़ें, 2 हाथ मेरे हैं 2 आपके हैं, 4 मिले 64 खिले, 64 माने 32 दांत मेरे 32 आपके। प्रसन्नता से जब हाथ जोड़ करके मिलते हैं तो कह रहे हैं 20 रहे कर जोड़, 10 अंगुलियाँ मेरी और 10 आपकी, तो 10 20 हो गई, तो 20 का रहे कर जोड़। सज्जन से सज्जन मिले, अच्छे आदमी से अच्छे आदमी मिले, हर्षित 30 करोड़। 30 करोड़ जो है वो हमारे रोम वगैरह, हमारे देवता जो सभी प्रसन्न हो जाते हैं। इसको यूँ भी कह सकते हैं, 2 मिले 64 किले 20 रहे कर जोर, तुलसी ऐसे मीत मिले ठोर कुठोर। तुलसीदास जी कहते हैं ऐसे मित्र ठोर और कुठोर मिलना चाहिए। अब अगला देखते हैं हमें, अगला दोष है अक्रमत्व दोष। तो अकर्मत्व दोष में वाक्य रचना की दृष्टि से जहाँ क्रम भंग किया जाता है वहाँ अकर्मत्व दोष हो, क्रम भंग जहाँ कर दिया जाए वहाँ अकर्मत्व दोष मिलेगा। जब काव्य में शब्द का क्रम वाक्य रचना की दृष्टि से दूषित या अनुचित तो वहाँ अकर्मत्व दोष मिलेगा। देखते हैं क्या है अकर्मत्व दोष। उदाहरण के तौर पर विश्व में लीला निरंतर कर रहे मानवी, तो ये मानवी शब्द ये आगे यहाँ आ जाएगा, विश्व में मानवी लीला निरंतर कर रहे, तो ये कर्म भंग हो गया। ये लास्ट की बजाय यहाँ फर्स्ट में या विश्व के बाद जो है शब्द आना चाहिए था। उसके बाद देखते हैं दूसरा एक और उदाहरण है, वो देखते हैं कि क्या कह रहे हैं, पत राखो पति राधा मोरी। तो ये देखो यह क्या आना चाहिए था, पत राखो राधा पति मेरी, तो ये यहाँ आना चाहिए था। इस प्रकार का कर्म भंग का जो दोष है वो अक्रमत्व दोष की श्रेणी में आता है। और अगला और 7वां जो है वो दुष्कर्मत्व दोष होता है। दुष्कर्मत्व दोष के बारे में फिर से एक बार देखेंगे इसकी परिभाषा। जब किसी बात का क्रमबद्ध नहीं किया जाता हो, जब किसी बात को क्रमबद्ध नहीं किया जाता हो वहाँ दुष्कर्मत्व दोष पाया जाता है। जब लोक मान्यता के अनुसार जो बात पहले कही जानी चाहिए तो उसे बाद में कहा जाए, जो बात पहले कहनी चाहिए थी वो बात बाद में कही जाती है, और बाद में कही जाने वाली बात को पहले कहा जाता है, वहाँ जो था दुष्कर्मत्व दोष पाया जाता है। जैसे हम कहें कि राजन देहु तुरंग नहीं तो देहु मतंग। अब तुरंग का मतलब घोड़ा होता है और मतंग का मतलब हाथी होता है। हे राजा, या तो आप मुझे घोड़ा दे दीजिए, अगर घोड़ा नहीं है तो हाथी दे दीजिए, जबकि होना चाहिए था उल्टा, राजन देहु हाथ जो था मतंग, अगर मोही अथवा जो तुरंग। मतलब क्या है, कर्म भंग हो गया, दूषित कर्म हो गया, मानी घोड़ा सस्ता हाथी महंगा होता है, जबकि यहाँ उल्टा दिया हुआ है। और इसको और एक सरल उदाहरण से देखेंगे कि रुपये दे दो 50 नहीं तो 100 ही दे दो। अरे जिस आदमी के पास 50 रुपये नहीं है वो 100 कहाँ से देगा, इसका कर्म भंग हो गया। रुपये दे दो 100 नहीं तो 50 है, भाई 100 नहीं है तो 50 दे दो, ये तो समझ में आता है, लेकिन ये कर्म भंग या दुष्कर्मत्व दोष माना जाता है। एक आता है अगला अश्लीलत्व दोष। अश्लील का मतलब गलत शब्दों का प्रयोग जो समाज में प्रयुक्त ना किए जाएं, ऐसे शब्दों का प्रयोग जहाँ मिल जाता है वो अश्लीलत्व दोष पाया जाता है। जब किसी काव्य साहित्य में अश्लील, अमंगल सूचक शब्द या लज्जाजनक, माने किसी के सामने उन शब्दों को बोलते हुए हमें खुद को शर्म आए, ऐसे शब्दों का प्रयोग जहाँ होगा वहाँ अश्लीलत्व दोष पाया जाएगा। तो क्या शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो वहाँ अश्लीलत्व दोष माना जाता है, माने गलत शब्दों का प्रयोग करना जो है वो अश्लीलत्व दोष पाया जाता है। जैसे रावण के दरबार में स्थित अंगद पाद। अब पाद जो है अपान वायु होता है, अपान वायु, तो यहाँ पर लगने से ऐसा लग रहा है जैसे पाद शब्द जो है अपान वायु के लिए लिया गया है, तो यहाँ कौन सा दोष माना जाएगा, अश्लील शब्द का दोष माना जाएगा। और अगला देखते हैं न्यून पदत्व दोष। तो न्यून पदत्व दोष में देखा, जब वाक्य में अर्थ ज्ञान के लिए आवश्यक होने पर भी किसी शब्द का प्रयोग न किया जाए तो आवश्यक शब्द की न्यूनता, कमी के कारण यह दोष होता है। मानी जरूरत है उस शब्द की लेकिन फिर भी हम उसका साहित्य में प्रयोग नहीं करते हैं, तो वहाँ पर न्यून पदत्व दोष पाया जाता है। एक बार और इसको सरल तरीके से देखते हैं। जहाँ अभिष्ट अर्थ को सूचित करने वाले किसी पद की कमी हो और अर्थ भी स्पष्ट करने के लिए कोई शब्द जो जोड़ना पड़े वहाँ न्यून पदत्व दोष पाया जाता है। इसका उदाहरण हम देखते हैं, जैसे कहा कि राजन तुम्हारे खड्ग से यश कुसुम विकसित
हो गए। अब देखिएगा ये उसका उदाहरण है न्यून पदत्व दोष का कि राजन तुम्हारे खड़ग से यश कुसुम विकसित हो गए। अब यहाँ क्या था कि यहाँ पर खड़ग से आगे लता शब्द का अभाव है, तो क्या दिया यहाँ ये होना चाहिए था राजन तुम्हारे खड़ग लता से कुसुम विकसित हो गए। तो इस प्रकार से हम कहें कि भाई यहाँ न्यून पदत्व दोष था। अगला और 10वां देखते हैं, अंतिम काव्य दोष देखते हैं कि अधिक पदत्व दोष। अब इसमें तो कम शब्द थे, वो शब्द लगाना पड़ा, और यहाँ पर अधिक होंगे तो उसको छोड़ना पड़ता है। जहाँ काव्य में अनावश्यक शब्दों का प्रयोग, माने जिसकी जरूरत नहीं उन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वहाँ अधिक पदत्व दोष माना जाता है। ऐसे अनावश्यक शब्दों को हटा देने से काव्य का सौंदर्य घटने के बजाय और बढ़ जाता है। अनावश्यक शब्दों को हटा देने से काव्य का सौंदर्य घटता नहीं बल्कि बढ़ता है। तो अनावश्यक शब्दों का प्रयोग भी काव्य में नहीं करना चाहिए। जब काव्य में अनावश्यक शब्दों का प्रयोग किया जाए अर्थात अपेक्षा से अधिक शब्द का प्रयोग हो तो वहाँ पर यही दोष पाया जाता है। यही दोष मतलब अधिक पदत्व दोष पाया जाता है। और इसको उदाहरण के तौर पर देखते हैं, लिपटी पुहूप पराग में सनी सेद मकरंद। अब देखें यहाँ पर क्या था, पुहूप और पराग दोनों, पराग में ही तो होता है ये सारी चीज़ें, पुहूप में ही तो पराग होता है, तो ये अनावश्यक शब्द है पुहूप। यहाँ तरल गरल की लघुलहरी, अब गरल जो है जहर होता है, जहर, तो ये जहर तरल ही होता है, तो फिर इसमें इन दोनों को देने की ज़रूरत नहीं थी। तो ये क्या है, ये तरल शब्द है, ये यहाँ अनावश्यक है। उम्मीद करता हूँ आपको साहित्य में जो काव्य का दोष है यह पाठ आपको पसंद आया होगा और आप इसी प्रकार से जुड़े रहें। धन्यवाद सबका, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।